हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं इंग्लिश का पहला वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, है ना, जो कि पटवारी का क्वेश्चन पेपर था कि व्यापम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आज मैं व्यापम के द्वारा ही पूछे गए कुछ और क्वेश्चन इंग्लिश के आप सभी को सैम्पल के तौर पर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आप सभी जो है आपके आने वाले मंडी शिक्षक के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट एडवर्ब। तो देखिए नीचे कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं जिन्हें हमें फिल करना है जो एडवर्ब है उससे। ऑप्शन में वो एडवर्ब दिया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है एडवर्ब से रिलेटेड। आई रिमेंबर द हाउस ब्लैंक स्पेस आई वॉज बॉर्न। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो किस प्रकार से बन रहा है कि मुझे वह घर याद है जहाँ मैं पैदा हुआ था। ठीक है, तो देखिए जहाँ जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ जो है वो वेयर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो जहाँ है उसको वेयर कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये ऐसा फ्रेंड्स आप सभी जो है ट्रांसलेट करके भी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको कवर कर सकते हैं। तो आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, इसका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक और बात मैं आप सभी को बता देती हूँ जो एडवर्ब है उससे रिलेटेड। एडवर्ब को पहचानने का एक तरीका होता है। ठीक है, कौन सा तरीका, आगे इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जो भी एडवर्ब है, ठीक है, उनमें लास्ट में रहता है एल वाई। क्या रहता है? एल वाई। हर एक में नहीं रहता है, लेकिन इसका पहचानने का एक तरीका है कि एल वाई भी रहता है जो एडवर्ब रहता है उसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी आप सभी ने देखा वेयर। ठीक है, तो वेयर में तो नहीं लगा हुआ है ना, तो हर एक में नहीं लगा रहता, लेकिन कुछ जो वर्ड्स हैं, है ना, उनमें उनको जब हम एडवर्ब बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि विशेषण हो गया। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, जैसे कि मान लो ब्यूटीफुल हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है ना, विशेषण है। तो अगर मैं इसको बनाती हूँ एडवर्ब, तो ब्यूटीफुल का क्या बनेगा? ब्यूटीफुली। ठीक है, क्या बनेगा? ब्यूटीफुली। ठीक है, मीन्स एल वाई लग जाएगा। तो इस प्रकार से भी वर्ड्स होते हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो एडवर्ब को पहचानने का तरीका क्या हुआ? लास्ट में अगर किसी वर्ड के एल वाई है, ऑप्शन में ऐसा है, तो वही क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ कि आप सभी को एडवर्ब ही चूज करना है। तो देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है इसी से ही रिलेटेड है। सी वॉच्ड द चिल्ड्रेन। ठीक है, क्या है? सी वॉच्ड द चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस एज दे प्लेड इन द पार्क। ऑप्शन दिया हुआ है केयरफुल, क्लोजली, केयर, क्लोजर। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें एल वाई है, तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर, सी नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, क्लोजली। सी वॉच्ड द चिल्ड्रन क्लोजली एज दे प्लेड इन द पार्क। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जो अगला क्वेश्चन है ये इसका इधर है। ठीक है, देखिए माई सिस्टर वर अ ब्लैंक स्पेस डिजाइंड ड्रेस। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुलियर एंड ब्यूटी। तो देखिए इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? अभी मैं आप सभी को बताई, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कितना इजी हो गया है ना। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है, जो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव्स हैं, इनका जो बेसिक है उसको पढ़ लेंगे। इनके जो कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको भी पढ़ लेंगे। इससे ही आप सभी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ ही प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब भी आप सभी पढ़ेंगे। ये सभी जो है आप सभी के सिलेबस में है ना। और साथ ही इनसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है किसी से भी, जैसा कि इसमें अभी आप सभी एडवर्ब का क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट टाइम में जो वीडियो कराई थी है ना, उसमें क्या देखा था आप सभी ने, जो प्रीपोजिशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि केवल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछना है उनको, है ना। तो इनमें से कोई भी टॉपिक, जो टॉपिक से मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उन्हीं से ही पूछा जाता है अधिकतर। तो उनको आप सभी कवर कर लेंगे। खासकर वॉइस हो गया, ठीक है, जो नरेशन हो गया, ये तो डन है कि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 2 नंबर आपका फिक्स है इससे। तो आप सभी जो है जो भी बेसिक्स है उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट ऑप्शन।
पहला है फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क। तो देखिए यहाँ पर भी फेमिनाइन जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। मैं पिछले वीडियो में भी कराई थी तो उसमें भी जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिए मॉन्क मतलब होता है साधु। क्या होता है? साधु। और इसका जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो क्या होता है? नन। क्या होता है? नन। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 105 नंबर का। इसमें भी देखिए ड्यूक का फेमिनाइन जेंडर पूछा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन हो गया जेंडर से यहाँ पर। तो ये जो ड्यूक है इसका मीनिंग होता है शासक। क्या होता है? शासक। ठीक है, और ये डी है। ठीक है, यहाँ पर एक कट गया है, ये डी है। और इसका फेमिनाइन जेंडर होता है डकेस। ठीक है, क्या होता है? डकेस। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, DUCHESS। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चूज द राइट ऑप्शन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस प्रकार ये नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। नरेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप सभी का 1 नंबर पक्का है। आप सभी नरेशन से रिलेटेड जो रूल्स है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप सभी को ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है ये पहचानने आना चाहिए। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्या सेंटेंस है? ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर जो ये इन्वर्टेड कॉमा है वो टू में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता जाता है? टू में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सैड है ना, ये वो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, मीन्स अगर एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइस्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सजेस्ट करे तो सजेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स सजेस्टेड करके। तो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करने में सेकंड भी नहीं लगेगा आप सभी को, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आप सभी को पहले वीडियो में भी ऑप्शन से कैसे आप सभी सॉल्व कर सकते हैं बता चुकी हूँ। तो देखिए मैं आप सभी को क्या बताई, अगर हम जो नॉर्मल स्पीच होता है, मीन्स जो नॉर्मल सेंटेंसेस होता है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये जो रहता है ना इन्वर्टेड कॉमा वो डैट में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर इम्परेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो टू में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? टू में। ठीक है, तो देखिए हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें बी से पहले टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी से पहले टू होना चाहिए, क्योंकि देखिए बी से पहले क्या इन्वर्टेड कॉमा है, तो बी से पहले ही टू लगेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा से पहले मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी रहता है ना, उसको हम नॉर्मल सेंटेंस में डैट के बाद लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टू के बाद लिखेंगे। तो देखते हैं हम ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं द टीचर सेड दे शुड बी क्वाइट, है ना, तो देखिए यहाँ पर बी क्वाइट लिखा हुआ है, बी के पहले टू लिखा हुआ है क्या? नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, कटेड। फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं द टीचर सेड बी क्वाइट, ये भी कटेड हो गया क्योंकि बी के पहले टू आना चाहिए। ऑप्शन सी देखते हैं द टीचर आस्क्ड देम टू बी, तो देखिए ये ऑप्शन हो गया सही। यहाँ पर बी से पहले टू लगा है, मीन्स इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाया गया है? टू लगाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखिए नीचे भी देखिए डी जो है द टीचर दे भी, तो यहाँ पर भी बी के पहले टू नहीं लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो आप सभी को अगर रूल का पता है, थोड़ा सा आप रूल ही याद कर लिए हैं, तो उससे भी आप सभी ऑप्शन से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत ही ईजी दिया जाता है, मैं जितना भी क्वेश्चन देखी हूँ अभी तक उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसका रूल आप सभी ज़रूर पढ़िएगा, डेफिनेटली आप सभी का 1 नंबर पक्का है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, द टीचर आस्क्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। देखिए इसका मीनिंग होता है आग्रह करना। ठीक है, क्या होता है? आग्रह करना। तो ये मैं आप सभी को बताई ना कि जो सैड है ना, वो सेंटेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। एडवाइस्ड में अगर एडवाइस दे रहे तो एडवाइस्ड में हो जाता है, सजेस्ट करे तो सजेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए अगर आप सभी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, तो सिर्फ आप एक चीज़ से इसको सॉल्व कर सकते थे, बी से पहले टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का, ये भी जो है उसी के नीचे ही है। ठीक है, 106 के नीचे 107, कहने का मतलब है ये भी जो है वो नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी आर यू कमिंग होम विथ मी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो किसके, मतलब ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, तो ये जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या होता है? रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है। ठीक है,
अगर हम नरेशन को पढ़ते हैं तो हमें 3-4 रूल जो है वो नॉर्मल के लिए याद करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स और भी याद करना पड़ता है, जैसे कि इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, है ना, ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। सिर्फ इतना का ही रूल हमें याद करना पड़ता है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप सभी अभी से रूल को हर रोज़ पढ़ेंगे, है ना। सिर्फ आपको एक दिन ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी दिन आपको 5-5 मिनट में रिविजन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी जो है अच्छे से उसको याद कर लेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन जो है वो ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, सेंटेंस कौन सा इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इसमें अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो कभी भी अगर सहायक क्रिया से कोई क्वेश्चन जो है, मीन्स ये जो सेंटेंस है इसमें इसको क्या बोलते हैं, मैं आप सभी को पिछले वीडियो में भी बताई थी, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, क्या इन्वर्टेड कॉमा, ये चेंज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये चेंज होकर के कन्वर्ट हो जाता है इफ़ में या फिर विहिदर में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इफ़ में या फिर विहिदर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका टेंस भी चेंज होता है। क्या होता है? टेंस भी चेंज होता है। कैसे चेंज होगा? देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये पास्ट टेंस में है। आप सभी को पता ही है कि आस्क का ये सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है आस्क्ड करके, तो ये पास्ट टेंस में है। तो ये जो है ये किस में है? और ये आर यू कमिंग होम विथ मी, तो ये है प्रेजेंट टेंस में। किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो ये करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क करके दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क वगैरह हट जाता है। कहने का मतलब है ये जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको चेंज करते हैं। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, इसको भी आप सभी ऑप्शन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ही आस्क्ड मी व्हेदर ही इज़ कमिंग, तो इज़ लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया? इज़, तो ये तो पास्ट है ही नहीं, कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सी वाला ऑप्शन, ही आस्क्ड मी आर यू, तो ये भी कट गया, ठीक है, क्योंकि आर लगा दिया गया। आर तो ओनली प्रेजेंट में लगता है। उसके बाद देखिए डी भी कट गया। तो इस प्रकार से आप सभी जो है थोड़ा सा रूल को याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, मैं यहाँ पर आप सभी को एक एक रूल नहीं बता सकती, नरेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन जो आप सभी को क्वेश्चन को समझाने के लिए ज़रूरी है वो रूल मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी जो है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं नरेशन का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो हमें वॉइस चूज़ करना है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका भी रूल होता है, वो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर हैज़ कहने का मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, फार्मूला होता है इसका, अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हैज़ बीन, क्या होगा? हैज़ बीन। उसके बाद होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, ठीक है, किसके लिए फार्मूला है ये? जो परफेक्ट वाला रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, उसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है वही क्या होता है? यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। अब आप सभी जो है देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला, ही इज़ ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप, ये तो ऐसे ही कट गया, बीन तो दिया ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो कट गया। इज़ आ गया, जबकि यहाँ पर आ गया हैज़ बीन। तो देखिए ये इतना इजी दिया हुआ है ऑप्शन, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ ऑप्शन सी सही है, ही हैज़ बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो क्वेश्चंस है वो कितने ईजी होते हैं, है ना। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आपको सिर्फ रूल्स पता होना चाहिए, तो आप सभी को इसको सॉल्व करने में सेकंड्स भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द कमिटी इलेक्टेड हिम कैप्टन। तो ये भी वॉइस का ही क्वेश्चन है, इसको भी कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि ये कौन से टेंस का है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लग रहा है, ठीक है, तो ये जो है ये पास्ट टेंस है। कौन सा है? पास्ट टेंस, है ना। तो पास्ट टेंस और कौन सा पास्ट है? ये सिंपल पास्ट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट
प्लस वाज आर वर, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसका हम करके देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर दे दिया गया ही हैज़ बीन, तो ये तो वैसे ही कट गया क्योंकि वाज या वर आना चाहिए, ये भी कट गया। यहाँ पर इज दिया हुआ है, ये भी कट गया। द कैप्टन वाज सिलेक्टेड बाय द कमिटी, देखिए यहाँ पर ये क्यों कटेगा, क्योंकि कैप्टन जो है, ठीक है, क्या कैप्टन, ये जो कैप्टन है वो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें, किसको देखेंगे, सेंटेंस को, तो यहाँ पर जो हिम है ना, हिम, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह में जो नाउन है वो कौन सा है, हिम है। तो यही कहाँ पर आएगा, ये सब्जेक्ट की जगह में आएगा जब हम वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर द कैप्टन दे दिया गया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑप्शन डी, तो ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये सही है, क्योंकि यहाँ पर सही वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है। ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय द कमिटी, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, आप सभी को इसको पहचानना होगा, है ना। और ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने का मतलब ये होता है कि जो कर्ती वाच्य होता है ना, हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो जो कर्ता वाला, जो प्रधान वाला होता है उसको कर्म प्रधान में चेंज करना रहता है। इसलिए जो कर्म की जगह में है ना, मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह में जो नाउन होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह में लाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस चूजिंग फ्रॉम दस गिवन बिलो। मीन्स फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, और इंग्लिश में क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु हैज़ एन इंटेंस अर्ज टू स्टील। स्टील मतलब होता है चोरी करना। मीन्स ऐसा पर्सन जिसको चोरी करने की आदत हो या फिर बीमारी हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्लिप्टोमैनियाक, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, क्लिप्टोमैनियाक। देखिए एक तरीके का बीमारी होता है, ठीक है, कुछ लोगों को चोरी करने की आदत ही होती है, उस बीमारी को कहते हैं क्लिप्टोमेनिया, और इससे जो ग्रसित होता है उसको कहते हैं क्लिप्टोमेनियाक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मीन्स ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें हम सुधार नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इनकरेजिबल, ठीक है, असंशोधित। क्या, असंशोधित, हिंदी में क्या कहेंगे, असंशोधित। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग व्यापम के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइटम आर फ्रेज अंडरलाइन। मीन्स यहाँ पर जो मुहावरे दिया हुआ है, ठीक है, उसका अर्थ हमें बताना है। आइटम मीन्स क्या होता है, मुहावरा होता है। देखिए फ्रेंड्स, मुहावरे या फिर इसमें जैसा कि फ्रेज लिखा हुआ है तो इंग्लिश में भी होता है, तो उसका जो एग्जाम्पल्स है वो सब आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसमें फ्रेंड्स 2-2 क्वेश्चन दे दिया गया है। लेकिन आप सभी का जो सिलेबस है ना, उसमें केवल 10 नंबर का पूछा जाएगा इंग्लिश मंडी निरीक्षक में, तो उसके हिसाब से सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है अधिकतर। तो क्वेश्चन है पहला वाला आइटम से रिलेटेड, टू फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, इसका हमें अर्थ बताना है। तो देखिए ये जो आइटम फ्रेसेस है ना, वो हमें पढ़ना ही पड़ता है, उस पढ़ने के बाद ही हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। और कुछ जो है वो बहुत ही इजी होता है, जो हमें ऑप्शन देखकर भी समझ में आ सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये बहुत ही इजी लेवल का, टू फाइट टूथ एंड नेल, कहने का मतलब है जब से हम हिंदी में बोलते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, है ना, मीन्स किसी कार्य को करने के लिए कितना भी प्रयास करना पड़े, मतलब जितना भी हम इफोर्ट कर सकते हैं, पॉसिबल हो वो करें। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टू मेक एवरी पॉसिबल इफोर्ट टू विन। टू फाइट टूथ एंड नेल का आंसर क्या होगा, टू मेक एवरी पॉसिबल इफोर्ट टू विन। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंतर्गत। टू वॉश डर्टी लिनिन इन पब्लिक। तो देखिए इसका भी मीनिंग बहुत ही ईजी है ना। इससे क्या पता चल रहा है, लिनिन मतलब होता है कोई भी कपड़ा जो फ्लैक्स फाइबर से बना हो, ठीक है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या बन रहा है, अगर इसको हम देखें तो टू वॉश डर्टी लिनिन इन पब्लिक मीन्स पब्लिक में जो गंदा कपड़ा है उसको धोना, है ना। तो इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई बात जो है ना प्राइवेट बात है ना, पर्सनल बात है, उसको सबके सामने उजागर कर देना, है ना, इसका विशेष अर्थ यही निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि पब्लिक करके लिखा हुआ है, पब्लिक मतलब सार्वजनिक कर देना किसी भी बात को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टू डिस्कस प्राइवेट प्रॉब्लम्स पब्लिकली। क्या होगा? टू डिस्कस प्राइवेट प्रॉब्लम्स पब्लिकली। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस प्रकार से आप सभी जो है ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सभी को मीनिंग जो है उसको ध्यान में रखना होगा। जैसा कि अगर हम हिंदी में भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक विशेष अर्थ लिए हुए रहता है, ठीक है। जो मुहावरा होता है वो उसका एक विशेष अर्थ होता है जो हमें समझ में आ ही जाता है। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, कल मैं आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी हिंदी ग्रामर का, है ना। तो उसमें किसी का कमेंट आया था कि जो ई और ई है, ठीक है, ई और ई है ना, ये क्या है, ये तालव्य नहीं है, कंठ है करके कमेंट आया था। तो मैं आप सभी को एकदम क्लियरली बता देती हूँ, ये तालव्य है। क्या है? तालव्य है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप सभी को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं जितने भी स्वर हैं वो किस किस प्रकार के हैं मैं आप सभी को उसको बता देती हूँ। मीन्स स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं, इसको मैं बता रही हूँ। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आ और आ रहता है, ठीक है, स्मॉल आ और कैपिटल आ। तो ये दोनों जो हैं वो कंठ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा अम और आहा ये भी कंठ के अंतर्गत आते हैं। ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है ई और ई, मीन्स स्मॉल ई और बड़ा ई। तो ये दोनों जो है वो तालव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तालव्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद है ए और ए, ठीक है। क्या? ए और ए। तो ये जो ए और ए है ये जो है कंठ प्लस तालव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, कंठ प्लस तालव्य। ओनली कंठ दिया रहेगा तो इसका आंसर सही नहीं होगा। कंठ प्लस तालव्य जो ऑप्शन रहेगा वही सही होगा, ठीक है। और जो ऊ है और ऊ, ठीक है, ऊ और ऊ मीन्स छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो दोनों है वो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो अगर हम इसका क्रम देखते हैं स्वर का तो आ ई ऊ इस प्रकार से ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये जो ऊ है ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ओष्ठ के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद देखिए ओ और औ, और एक होता है ऑक्टेन वाला अ, ठीक है, जिसमें अर्धचंद्र वाला रहता है वो वाला। तो ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये किस में आते हैं? ये तीनों आते हैं ओष्ठ प्लस कंठ। किस में आते हैं? ओष्ठ प्लस कंठ। मीन्स जो ऑप्शन रहेगा ओष्ठ प्लस कंठ यही इनके लिए सही होगा। किसके किसके लिए? ओ, औ और जो ऑक्टेन वाला औ आता है वो वाला, ठीक है। तो ये तीनों आते हैं ओष्ठ प्लस कंठ। तो आप सभी जो हैं इनके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। इनके अलावा होता है री, ठीक है। क्या होता है? री। तो जो री है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो ये स्वर जो है ये कौन कौन से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वो मैं आप सभी को बता दी हूँ। और आगे मैं आप सभी को एक और क्वेश्चन जो मैं कल करवाई थी उसके बारे में भी बता देती हूँ। अरण्य रोदन का सही अर्थ बताइए। मीन्स अरण्य रोदन जो मुहावरा दिया हुआ था उसका सही अर्थ हमें बताना था, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताई थी कि जो ऑप्शन बी है व्यर्थ में रोना, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार का एक और जो मुहावरा है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। लिखा हुआ है अरण्य चंद्रिका। क्या लिखा हुआ है? अरण्य चंद्रिका। तो इसका अर्थ होता है निष्प्रयोजन पदार्थ। क्या होता है? निष्प्रयोजन पदार्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब होता है वन, है ना। और अरण्य चंद्रिका बोल रहा है मतलब वन में कोई चंद्रिका। तो फ्रेंड जो वन में है अकेला है उसको देखने वाला तो कोई है ही नहीं, है ना। तो उसका क्या मतलब है ना। तो वो पदार्थ जो है वो निष्प्रयोजन है। कैसा है? निष्प्रयोजन है, मीन्स व्यर्थ है। तो इसका मीनिंग यही है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है क्या है? अरण्य रोदन, है ना। तो अरण्य रोदन कहने का मतलब है वन में कोई रो रहा है, ठीक है। वन में कोई अपनी व्यथा बता रहा है, कोई रो रहा है, इस प्रकार से इसका मीनिंग है, ठीक है। तो वन में कोई कुछ कर रहा है फ्रेंड्स तो वो तो बेकारी है ना। इस पर कौन ध्यान देगा? कहने का मतलब वन में तो कोई देखने वाला है ही नहीं। तो अगर आप वन में रो रहे हो, चिल्ला रहे हो तो क्या मतलब पड़ेगा, है ना। तो इसका अर्थ मैं आप सभी को बताई थी व्यर्थ में रोना। तो देखिए ये भी जो ऑप्शन है ना ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है ये ज़्यादा फुटेबल होगा। ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे, ठीक है।
मैं इसको फिर से सर्च करी, फिर मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ आज कि ये जो है फ्रेंड्स, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है, अगर क्वेश्चन जो दिया हुआ है अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो ये वाला आप सभी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सभी देखेंगे दोनों का अगर मैच करेंगे तो इन दोनों का अर्थ जो है अरण्य रोदन है और अरण्य चंद्रिका है। तो निष्प्रयोजन पदार्थ मीन्स जिसका कोई अर्थ ही नहीं है ना, मीन्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो इसी तरीके से अरण्य रोदन का भी अर्थ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अरण्य करके लगा हुआ कोई शब्द आएगा तो आप सभी उसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा वाला? ऑप्शन सी, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, है ना, क्वेश्चंस में, मतलब एग्जाम्स में, जो हमें समझ में नहीं आता, हम पढ़ के कुछ जा रहते हैं और वहाँ पर कुछ और आ जाता है। तो उस कंडीशन में आप सभी जो है जो उसके सबसे समीप हो वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अरण्य रोदन का जो एकदम समीप वाला ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे, ठीक है। तो आप सभी जो है इसका करेक्शन कर लेंगे। मैं कल आप सभी को इसका ऑप्शन बी बता दी थी, लेकिन इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऐसा कथन जिस पर कोई भी ध्यान ना दे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप सभी के लिए, है ना, वीडियो। इसमें मैं आप सभी को जो इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन करवाई हूँ, अगर उसमें कोई भी डाउट आएगा तो बेशक जैसा हिंदी ग्रामर में आप सभी को कुछ डाउट आया तो कमेंट करे थे, तो वैसे इसमें भी कमेंट करिएगा। मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी सेकेंड वीडियो में, या फिर उसी कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी कि एक्चुअली मेरा आंसर है क्या। आप सभी कमेंट करते हो तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ जिससे मेरा नॉलेज भी इम्प्रूव होता है और आप सभी को वो बताने में मुझे अच्छा भी लगता है कि आप सभी ध्यान से पढ़ रहे हैं और अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं। तो आप सभी का हर एक क्वेश्चन सही हो, यही मेरा उद्देश्य है फ्रेंड्स। तो आप सभी को कोई भी डाउट आता है तो बेशक कमेंट किया कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और साथ ही लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप सभी लाइक करते हैं तो ही हमें पता चलता है कि कितने बच्चों को पसंद आ रहा है और ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए कितना अच्छा है।